नमस्कार, आज मेरे साथ उपस्थित हैं देवेंदु जी, जो संस्कृत के साथ-साथ वास्तु के बहुत बड़े ज्ञानी हैं। ये एक वक्ता हैं, एक राइटर हैं, एक पोएट हैं और बहुत बड़ी लिस्ट है जिनके बारे में मैं बोलूँगा तो फिर शायद बहुत समय निकल जाएगा। हम आज जानेंगे वास्तु के बारे में और जितनी मिथ हैं, जितने भी रील्स में जितने भी बहुत सारे लोगों की क्यूरी होती है कि ये क्या है, ऐसा क्यों है? हम इन सब चीज़ों के बारे में जानेंगे। आज हम वास्तु के बारे में जानेंगे कि क्या है? देवेंद्र जी मुझे बताइए वास्तु क्या है और इसकी हिस्ट्री क्या है? वास्तु शब्द जो है वो संस्कृत के रूट वास से बना है, जिसका तात्पर्य होता है निवास करना। तो वो विज्ञान जो घर बनाने से संबंधित हो, निवास करने से संबंधित हो, ऐसे विज्ञान को वास्तुशास्त्र कहा जाता है। लेकिन व्यापक अर्थ में देखा जाए तो हम पाते हैं कि ब्रह्मांड में जितनी भी चीजें हमारे विचार करने लायक हैं, वे खास टाइम और खास स्पेस में निर्भर करती हैं। और पूरा विज्ञान, पूरा फिलॉसफी जो है टाइम और स्पेस के चिंतन पर ही सदियों से चला आ रहा है। तो जो विज्ञान टाइम का स्टडी करता है उसको एस्ट्रोनॉमी या फिर एस्ट्रोलॉजी कहते हैं, और जो विज्ञान स्पेस का अध्ययन करता है, एरिया का अध्ययन करता है, एरिया का कैसे यूज हो, कैसे उसको बांटा जाए, क्या क्या उसका सदुपयोग किया जाए, तो वो वास्तुशास्त्र होता है। तो इस अर्थ में वास्तुशास्त्र बहुत ही व्यापक विज्ञान है, तो पूरे यूनिवर्स से संबंधित है, क्योंकि ब्रह्मांड का भी अपना एक वास्तु है। धरती का चलना, सारे ग्रहों का सूर्य के इर्द गिर्द घूमना और सबकी वार्षिक गति, दैनिक गति, ये सारी चीजें व्यापक स्तर में वास्तुशास्त्र का ही हिस्सा है। ये ब्रह्मांड का वास्तुशास्त्र है। जी, ये वास्तु की हिस्ट्री क्या है? आप अगर कुछ बता सकें। हिस्ट्री में है कुछ रिलेटेड ये जी बिल्कुल। जिस तरह भारत में प्रत्येक विद्याओं को हम वेदों से जोड़ते हैं, तो वास्तुशास्त्र का संबंध भी वेदों से है। वेदों में एक देवता का जिक्र आता है, वास्तुस्पति, जो निवास के देवता माने गए हैं। और एक और देवता है वसु। वसु को भी आवास से जोड़ा गया है। ऐसा माना जाता था कि वसु की आराधना करने से लोगों को आवास की प्राप्ति होती थी, घर की प्राप्ति होती थी। लेकिन हम इससे पुरातत्व के आधार पर, आर्कियोलॉजी के आधार पर भी देख सकते हैं। तो जब हम खुदाइयों की ओर जाते हैं, और विशेषकर जो हमारी जो हड़प्पा सभ्यता है, जिसको आजकल हम लोग सिंधु सरस्वती सभ्यता कहते हैं, तो उसके जितने भी साइट्स मिले हैं, जितने भी शहर मिले हैं, हम पाते हैं कि वो सारे शहर दो भागों में विभाजित हैं। ऊंचा शहर जो है पश्चिम में है, और जो रिहायशी इलाके हैं वो पूरब में है, जो नीचे है। ये वास्तुशास्त्र का सबसे प्रमुख सिद्धांत है कि पश्चिम और दक्षिण ऊंचा हो, उत्तर और पूरब छोटा हो। तो हड़प्पा सभ्यता में ये सारी चीजें हमें मिलती हैं। इसके अलावा वास्तुशास्त्र में सर्वाधिक महत्वपूर्ण है आंगन। जैसे हमारे गांव में पहले हुआ करता था, सिंधु सरस्वती सभ्यता के जो इलाके मिले हैं, उनमें भी हम आंगन या कोर्टयार्ड के प्रमाण पाते हैं। आजकल के नए बच्चे बहुत ये प्रश्न पूछेंगे जब आपने इतने सारे हिस्टोरिकल चीजें बताई, तो नए बच्चे ये जरूर पूछेंगे आपसे कि भाई जी ये साइंस से रिलेटेड है तो आप हमें बताइए, तो हम समझाइए। ये क्या वास्तु साइंस से रिलेटेड है? क्या हम उसे कनेक्ट कर सकते हैं हाँ, साइंस से? बिल्कुल बिल्कुल। मतलब वो प्रूवन है थ्रू द मॉडर्न साइंस, और क्योंकि जो बैक में था वो भी साइंस ही था, बट मॉडर्न साइंस से इसको जी जी। इसमें एक बात मैं कहना चाहूंगा कि वास्तुशास्त्र में तीन प्रकार के विषय जो है मिलते हैं। कुछ ऐसे विषय हैं जो पूर्णतः विज्ञान है, कुछ ऐसे विषय हैं जो परंपरा अनुसार चले आ रहे हैं, उनमें भी कुछ न कुछ विज्ञान निहित है, और कुछ ऐसे विषय हैं जो धीरे धीरे हमने अपने फेथ, अपने विश्वास या अपने अनुभवों के आधार पर उसे जोड़ा है। तो ये तीनों का कॉम्बिनेशन वास्तुशास्त्र होता है। इसके जो प्रमुख तत्व जो वैज्ञानिक है, एक तो पंच तत्व। जब आप किसी का वास्तु देखते हैं तो जो पंच तत्व जिनका आप वर्णन कर रहे हैं, जी ये उनके मतलब की एलिमेंट्स में आ जाते हैं कि आप जब किसी का देखते हैं? बिल्कुल बिल्कुल। वास्तुशास्त्र का की एलिमेंट्स पंच तत्व ही है। हवा, जल,
पानी, मिट्टी, आकाश। और इन्हीं आधारों पर ही हम वास्तु देखते हैं। कभी भी किसी प्लॉट में, भूखंड में या घर में जाते हैं तो सबसे पहले यही देखते हैं कि जल का स्थान, वायु का स्थान, अग्नि का स्थान, आकाश, धरती, इन सबों का आपस में तालमेल कैसा है। और सारा वास्तु का जो अध्ययन है इन पंचतत्वों पर ही आधारित है। ये प्रमुख तत्व यही है, पंचतत्व। और वास्तु का जो अपना विज्ञान है वो पंचतत्व का विज्ञान है। पंचतत्व का जो कॉन्सेप्ट है वो भारत में बहुत प्राचीन है, 5000 वर्ष पुराना है, शायद उससे भी पुराना हो। इसका प्रथम उल्लेख कपिल नाम के एक महर्षि हुए थे जिन्होंने सांख्य फिलॉसफी हमें दिया था। उन्होंने पंच तत्वों का बहुत विशद अध्ययन किया है और यह धारणा वहीं से चली आ रही है। तो ये साइंस से रिलेटेड कैसे हुआ? अ, मॉडर्न साइंस हाँ, से? मॉडर्न साइंस से रिलेटेड जो विषय है इसमें एक तो मैग्नेटिक फील्ड है और दूसरा सूर्य की गति। वस्तुतः गति तो धरती की होती है लेकिन वो सूर्य के सापेक्ष में होती है। तो हम जानते हैं कि सालों भर धरती घूमते रहती है, उत्तरायण से दक्षिणायन, फिर वो विषुवत इक्वेटर के आसपास आती है। उस आधार पर दिशाओं का जो पोजीशन है विशेषकर ईस्ट और वेस्ट वो बदलते रहता है। तो हम मैग्नेटिक फील्ड के आधार पर सब कुछ निर्धारित करते हैं और भार जो है दक्षिण में देने का विचार किया जाता है कि अधिक से अधिक जो भार हो वो साउथ डायरेक्शन में हो और नॉर्थ डायरेक्शन जो है वो हमारा हल्का रहे। जी, आप ये बताइए, जब आप वास्तु के बारे में मैं रिसर्च कर रहा था तो उसमें बहुत जगह लिखा हुआ था मॉडर्न वास्तु, वैदिक वास्तु, ऐसा भी कुछ होता है? वैदिक वास्तु और मतलब तो मैं समझ गया, बट जी, मॉडर्न वास्तु क्या चीज़ जी। होती है? तो वैदिक वास्तु वो है जो प्राचीन काल से चला आ रहा है, जिसका जिक्र हमारे ग्रंथों में है, पुराणों में है। और मॉडर्न वास्तु वो है जो आजकल प्रचलित है। पुराने ज़माने में काफ़ी जगहें हुआ करती थी, हम घर में आंगन दे सकते थे और वास्तुशास्त्र के जो प्राचीन नियम हैं, उनके पालन से हम घर बना सकते थे। लेकिन जब समय बीता, जगह की कमी हो गई, रुचि की कमी हो गई और यूरोपियन सभ्यता का भी प्रभाव हुआ तो हमारे रहन-सहन में काफ़ी कुछ जो है बदलाव आते गए। तो ऐसे में मॉडर्न वास्तुशास्त्र का अपने आप जो है जन्म होने लगा। चूँकि शहरों में हम ना तो आंगन बना सकते हैं, शौचालय को लेके भी समस्याएँ हैं। प्राचीन युग में लोग शौचालय घर से दूर बनाते थे, लेकिन अब हमारे पास समय ऐसा नहीं है और हमारी जो रहन-सहन है वैसा बदल गया है कि अगर अब दूर शौचालय बना दिया ना तो काफ़ी जो है मुश्किलें सामने आने लगेंगे। तो हमारी मान्यताएँ बदल गई, हमारे टेस्ट बदल गए। तो विज्ञान को भी, शास्त्र को, नियम को भी उसके अनुसार एडजस्ट करना पड़ता है। तो हमारे जो विद्वान गण हैं, जो मनीषी इस क्षेत्र में लगे हुए हैं, उन्होंने देखा कि अब किन चीज़ों को रखा जाए और किन चीज़ों को थोड़ा-सा कॉम्प्रोमाइज़ किया जाए। मॉडर्न वास्तु वास्तु वो जन्म हुआ, यही है। जिसके आधार पर आजकल फ्लैट्स बनते हैं, अपार्टमेंट्स बनते हैं, फैक्ट्रीज़ में हम लोग मशीनों का जो सेटअप वगैरह तय करते हैं। लेकिन देखिए मॉडर्न वास्तु बोल के कुछ है नहीं, वो प्राचीन वास्तु का ही एक विस्तार है। क्योंकि प्राचीन वास्तु की बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो हम आजकल लागू नहीं कर सकते। हमारे पास जगह की कमी है, स्थान की कमी है, हमारी रुचियाँ बदल गई हैं, हमारा रहन-सहन बदल गया है। तो ऐसे में हम उन्हीं नियमों के आधार पर कुछ नए नियम जो है बनाते हैं। की एलिमेंट्स जो आप बात कर रहे थे कि जो पंच तत्वों की बात कर रहे थे जी, हमारे, आप ये बताइए कि इसमें जो पंच तत्व हैं, जी। हम इसे बैलेंस कर सकते हैं क्या? हाँ, बिल्कुल कर सकते हैं। क्योंकि हाँ। सारा खेल तो जी, जी। बैलेंसिंग हाँ, का ही है। बिल्कुल बैलेंसिंग पर है। इसमें 2 चीज़ है, एक तो पंचतत्वों की बैलेंसिंग तो है ही, साथ में स्थानों का ऊँचा-नीचा होना भी बैलेंस में ज़्यादा मायने रखता है। कहीं-कहीं ऐसा देखा गया है कि पंचतत्वों जो हमारी जो 4 कोण जो है, ईशान कोण जल का हो गया, अग्नि कोण अग्नि का हो गया, नैऋत्य कोण पृथ्वी तत्व का हो गया, वायु कोण वायु तत्व का हो गया। तो हम पाते हैं कि उन जगहों पर वो सारी चीज़ें रखी हुई हैं, लेकिन भूमि जो है ऊँची-नीची है। तो यहाँ पे काफ़ी समस्याएँ हम देखते हैं कि वहाँ रहने वाले लोगों के जीवन में आती है। तो ऐसे में हमको लगता है कि पंचतत्व तो महत्वपूर्ण है ही, साथ में भूमि का ऊँचा-नीचा होना ये बैलेंसिंग भी बहुत ज़रूरी है। तो ये जो पंच तत्व हैं, जी, ये पंच तत्व का ही बैलेंसिंग मेरा ख्याल है वास्तु है कि आप जब किसी के वास्तु जी, जी, के बारे में सोचते हैं या बताते हैं, जी। तो ये पंच तत्वों को ही रिलेट करते हैं। हाँ जी, बिल्कुल। प्रमुख तो पंचतत्व ही है, किंतु पंचतत्व के अलावा भी बहुत सारे ऐसे विषय हैं,
जो वास्तु को बैलेंस करने में अपनी भूमिका निभाते हैं। और हम जानते हैं कि घर, फैक्ट्री, दुकान या मॉल तभी बन सकते हैं जब हमारे पास ज़मीन हो। तो भूमि पर पहले विचार किया जाता है, और भूमि तो अपने आप में पृथ्वी तत्व है, ठोस है, तो पृथ्वी तत्व पहले विचार करने योग्य है। उसमें हम विचार करते हैं कि धरती चौरस है या कहीं अप है, कहीं डाउन है। इन चीज़ों का निर्धारण बहुत मायने रखता है। तो जब भी हम घर बनाते हैं, अपार्टमेंट्स बनाते हैं या फैक्ट्री बनाते हैं, तो सबसे पहले ज़मीन देखते हैं। ज़मीन समतल हो, या फिर समतल अगर ना हो, वो दक्षिण में या पश्चिम में थोड़ी ऊंची हो, पूरब में और उत्तर में नीची हो। अगर ये हमारा सही है, तब आगे की जो बैलेंसिंग है वास्तु की, बहुत सरल हो जाती है। बहुत आसानी से हम वो वास्तु को फिर जो है बैलेंस कर पाते हैं। और हमारे वास्तुशास्त्र के ग्रंथों में कहा गया है कि साउथ और वेस्ट ऊंचा हो, ईस्ट और नॉर्थ नीचा हो। अगर ऐसी जमीन है जिसका साउथ, वेस्ट या दोनों ही ऊंचा हो, और बाकी जो दोनों डायरेक्शन है वो नीचे हो, तो काफी अच्छा वो प्लॉट जो है माना जाता है। इतना होने के बाद, प्लॉट सही होने के बाद ही बाकी तत्वों का या बाकी जो विषय है वास्तुशास्त्र के, वो सब विचार करने योग्य माने जाते हैं। जैसे मैंने बहुत जगह अपने रिसर्च में ये जाना कि जब आप जैसे वास्तुशास्त्री जब जाते हैं किसी प्लॉट को देखने, जी तो वो वहाँ पे चिड़ियाओं को, जी वहाँ के पानी के बहाव को जी 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 और वहाँ पे जो पेड़-पौधे हैं, जी उनका भी कुछ रोल होता है इन हाँ सब हाँ चीज़ों में? हाँ, माना जाता है। हम किसी प्लॉट को नेचुरली जैसा पाते हैं, पहली नजर में प्लॉट को जिस रूप में हम देखते हैं, उसका बहुत असर माना जाता है। अगर प्लॉट बेतरतीब है, वहाँ पे कीड़े मकोड़े हैं, यहाँ पे हड्डियां पड़ी हुई हैं, या बहुत कटीले ऐसे पेड़ पड़े हुए हैं जो हमारे लिए बहुत उपयोगी नहीं माने जाते, या जमीन में दरारें हैं, तो वैसे जमीन को नहीं नहीं, अच्छा हाँ, नहीं समझते हैं। अच्छा समझा हुँ, जाता है। लेकिन आजकल तो विज्ञान काफी हुँ। विकसित हो गया है, तो बहुत सारे तरीके हैं उनको चेक करके, उसको समतल करके, जो अवांछित जो चीज है उनको हटा के फिर से उसको वास्तु के अनुसार बनाने। पेड़ों का और पक्षियों का क्या रोल है इसमें? हाँ, जो मांसाहारी पक्षी हैं, अगर वे प्लॉट में दिख गए, अगर मान लीजिए कोई खरीदने वाला, जमीन खरीदने वाला जा रहा है और उसकी नजर ऐसे मांसाहारी पक्षियों पर या जीवों पर पड़ी, तो माना जाता है कि वो प्लॉट जो है बढ़िया नहीं। लेकिन इसमें मैं एक चीज और भी कहना चाहूंगा कि वास्तुशास्त्र का एक बहुत सारा ऐसे विषय हैं जो ट्रेडिशनल बिलीफ पर चले आ रहे हैं, जो हम परंपरा अनुसार जो हम मानते हैं, उन धारणाओं को भी हम पीढ़ी दर पीढ़ी लेकर चले आते हैं। तो बहुत सारी ऐसी चीजें भी हैं जो मुख्य रूप से हम उसको अंधविश्वास कह सकते हैं। आजकल चूंकि विज्ञान इतना बढ़ गया है, तो अगर वैसे अवांछित चीज अगर हमें दिख रही है, तो उनका भी करेक्शन करके जमीन को उपयोगी बनाया जा सकता है। लेकिन अगर फलदार पेड़ हो, हरियाली हो, अच्छी घास उगी हुई हो, और जो मधुर स्वर वाले जो पक्षी हैं जैसे गौरैया है, तो वो सारे अच्छे माने जाते हैं। जब कोई बंदा या कोई व्यक्ति ज़मीन लेता है, जी मान लीजिए उसने आजकल शहरों में तो नए प्लॉट बड़े महँगे मिलते हैं, तो लोग कोशिश करते हैं कि बाहर की तरफ वो प्लॉट ले लें, जी जी शहरों से बाहर। तो वहाँ पे बैरन लैंड या ज़मीन जी जी होती है जहाँ बिल्कुल, पे हाँ पत्थर होते हाँ, हैं, होते हैं होते हैं। पेड़ नहीं हैं, पौधे वगैरह जंगली पौधे लगे हुए हैं। जी तो क्या ऐसा किया जा सकता है कि उनकी बाउंड्री करने के बाद उसका वास्तु इम्प्रूव किया जा हाँ, सकता है? बिल्कुल बिल्कुल, ये बिल्कुल सही तरीका है कि कभी कोई जमीन मिले, वो बंजर हो या सालों से पड़ी हुई हो, तो उसको पॉजिटिव करने के लिए सबसे बेस्ट उपाय यही है कि वहाँ पे कुछ बागवानी की जाए, कुछ पेड़ पौधे उगाए जाए, कुछ साग सब्जियाँ उगा दी जाए, कुछ फुलवारी लगा दी जाए। उससे क्या होगा कि उस जमीन का जो उपजाऊपन है, उसकी जो फर्टिलिटी है, वो इम्प्रूव करेगी, बढ़ेगी। और मैंने जो अध्ययन किया शास्त्र का, तो पता चला कि वही जमीन शुभ होती है जो वस्तुतः फर्टाइल होती है, जो काफी उपजाऊ जमीन होती है, वो निवास के लिए भी काफी उत्तम मानी जाती है। तो द्वार का भी कुछ रोल होता है? जी, द्वार का बहुत रोल होता है, द्वार का काफी रोल होता है। द्वार से संबंधित बहुत सारी बातें हैं, जैसे किस दिशा में द्वार हो। तो द्वार तो वैसे चारों दिशाओं का बढ़िया होता है, पूर्व का द्वार, ईस्ट का, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ, सारे द्वार अच्छे होते हैं। लेकिन लोगों में एक धारणा है कि साउथ का द्वार थोड़ा सा खराब होता है। तो बहुत लोगों की जिज्ञासा रहती है कि क्या साउथ फेसिंग प्लॉट जो है उसको लें या नहीं लें।
तो इसमें लोग काफ़ी जो है कन्फ्यूजन रहता है, विरोधाभास रहता है। लेकिन मैंने तो पाया है कि साउथ फेसिंग लैंड कई मामलों में तो काफ़ी अच्छा होता है। साउथ का कुछ सर्टेन हिस्सा है, अगर वहाँ पे डोर हो तो वो थोड़ा बहुत नुकसानदायक देखा गया है, विशेषकर जो साउथ वेस्ट का जो इलाका है जिसे नृत्य कोण कहते हैं, अगर उस इलाके में डोर है तो प्रायः कम लोगों को शुभ वैसा द्वार रहता है। काफ़ी धीरे-धीरे लोग ग्रो करते हैं या काफ़ी स्ट्रगल करनी पड़ती है, ऐसा वास्तव में देखा गया है। लेकिन अगर वही डोर साउथ का अगर ईस्ट की ओर है, जिसको अग्निकोण कहते हैं, साउथ ईस्ट, अगर साउथ ईस्ट की ओर अगर द्वार है तो बहुत अच्छा है, क्योंकि उसके शुक्र बढ़िया, वीनस अच्छा होता है और वैसा आदमी परिश्रम करके काफ़ी अच्छा जो है पाया जाता है। आप ये चीज़ ज़रूर क्लियर करिए कि हम किसी घर में जाते हैं जी, तो द्वार मतलब घुसने का मेन द्वार या हाँ जी, आज के टाइम में जितने भी लोग हैं जी, वो हाँ, फ्लैट्स में रहते फ्लैट्स में हैं रहते या बिल्कुल। फिर किसी घर में रहते हैं हाँ, जिसमें हाँ, हाँ, एक एक एंट्री है गेट हुआ तो एंट्री उसके गेट, बाद हाँ, एक सेकेंड एंट्री गेट होता है। बिल्कुल, हाँ, बिल्कुल। तो वो एंट्री गेट के सामने खड़े होके हमें देखना चाहिए ईस्ट वेस्ट साउथ नॉर्थ, या फ्रंट गेट या फर्स्ट गेट या सेकेंड गेट, कौन से गेट को देखना चाहिए? और दूसरी चीज कि जी, एक गेट के सामने क्या दूसरा गेट होना चाहिए? पहले फेसिंग का क्या मतलब है वो मैं क्लियर कर देता हूँ। फेसिंग का मतलब होता है कि घर किस दिशा में देख रहा है। घर जिस डायरेक्शन में देखता है उसी डायरेक्शन, उसी फेसिंग का घर वो माना जाता है। इसका मतलब है कि हम घर से निकलते समय जिस दिशा को फेस करेंगे वही उस घर की दिशा मानी जाती है। अगर हम निकलते समय साउथ निकल रहे हैं तो साउथ फेसिंग हाउस है, साउथ फेसिंग फ्लैट है। अगर ईस्ट की ओर निकल रहे हैं तो ईस्ट फेसिंग है। आपका इलाका जहाँ से शुरू होता है तो वही आपका एंट्री गेट होगा। अगर आप फ्लैट में रहते हैं तो आपके फ्लैट का डोर ही आपका मेन डोर होगा। फिर आपके सोसाइटी के डोर से कोई लेना देना नहीं। सोसाइटी के डोर का भी असर होगा, लेकिन चूंकि सोसाइटी में तो बहुत सारे लोग रहते हैं तो सब पर उसका थोड़ा थोड़ा असर आएगा। लेकिन आपके फ्लैट का जो डोर है वही आपका मेन डोर है, वही प्राइम डोर है और उसी का वास्तु में अधिक असर जो है। डुप्लेक्स अगर आप लेते हैं तो डुप्लेक्स में क्या है कि एक तो बाहर चार चौहद्दी होती है, एक गेट वहाँ होता है और एक गेट जो कंस्ट्रक्शन जो हुआ रहता है वहाँ पर एक गेट होता है। तो उसमें दोनों ही गेट को हम लोग मानेंगे, लेकिन प्लॉट के गेट को वहाँ पे हम ज़्यादा इम्पोर्टेंट मानेंगे। जहाँ से वो डुप्लेक्स का प्लॉट जहाँ से स्टार्ट हो रहा है तो वो गेट जिस डायरेक्शन में है वही उसका मेन गेट माना जाएगा। मैं अपनी रिसर्च में ये चीज अभी मैंने बहुत गौर करी कि तुलसी के वृक्ष का बहुत जगह वर्णन है, जी, क्योंकि पहले के लोग जी, घर जी, के बीचों जी, बीच जी, तुलसी लगाते थे, जी। उसका भी वास्तु पे कोई। बहुत बहुत असर है, बहुत बहुत ही शुभ माना गया, बहुत ऑस्पिशियस माना जाता और ऐसा भी कहा जाता है कि है। हाँ, अगर आपके घर में तुलसी अपने आप हो जाए उसको तो अति उत्तम माना गया है। अगर जमीन में तुलसी अपने आप निकल रही है तो यानी आपके यहाँ पॉजिटिव एनर्जी काफी मात्रा में है, एक बहुत। पौधे से बहुत सारे हाँ, बहुत। पौधे हो गए तो और आप ऐसा भी देखते होंगे कोई 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 ऐसा भी घर होता है जहाँ पे लोग तुलसी लगाते रहते हैं लेकिन तुलसी जो है लग नहीं पाती, वो सूख जाती है। उसका क्या क्या उसका माना जाता है कि वहाँ पे काफी नेगेटिव एनर्जी है, काफी नेगेटिविटी है, इस वजह से तुलसी वहाँ पर जो है नहीं लग पा रही। कुछ वैज्ञानिक कारण भी हो सकते हैं, मतलब कि वहाँ जमीन वैसी नहीं हो जो पौधों को उगने के काबिल बना रही हो, ये वजह भी हो सकता है। लेकिन एक वजह यह भी है कि वहाँ पे नेगेटिविटी है, नेगेटिव एनर्जीज है, बैड एनर्जी वहाँ पे है। और जहाँ बैड एनर्जीज रहेगी वहाँ पे शुभ पौधे जो है नहीं निकल पाएंगे, कोई भी शुभ पौधा आसानी से नहीं निकल पाएगा। तो तुलसी का जो पहले के जमाने में पहले के घरों में जी, हम अपनी नानी के यहाँ जाते थे तो बीच आंगन में तुलसी थी उनके यहाँ, जी, मुझे जी, आज भी याद है। जी, जी। और उस पे वो हाँ, हाँ, डेली पूजा सुबह जल देते थे, जल जल देती देते। थी। उसका भी कोई वास्तु का कोई हाँ, वैज्ञानिक या हाँ, बिल्कुल। अ, तुलसी में सारे देवी देवताओं का निवास माना गया है और ये जो दिशाएं हैं, प्रत्येक दिशा के भी अपने अपने देवता हैं, अपने अपने डेटीज हैं। ईस्ट के इंद्र हो गए, साउथ ईस्ट के अग्नि हो गए, साउथ के यम हो गए, साउथ वेस्ट के निरति हो गई, वेस्ट के वरुण हो गए, नॉर्थ वेस्ट के वायु हो गए, नॉर्थ के कुबेर हो गए, नॉर्थ ईस्ट के ईशान या शिव हो गए, ऊपर के ब्रह्मा हो गए और नीचे के जो है शेष। तो ये सारे देवता हैं
जो वास्तु को कंट्रोल करते हैं। चूंकि तुलसी में और गाय में भी सारे देवी देवताओं का निवास है, तो इनकी सेवा से, इनकी पूजा से स्वाभाविक रूप से पॉजिटिव एनर्जी जो है वो फैलती है। तो बहुत बड़ी भूमिका है। और हमारे पुराणों में विशेषकर तुलसी की तो बहुत महत्ता, ब्रह्मवैवर्त पुराण है, पद्म पुराण है, भागवत महापुराण है, 18 पुराण जो हमारे हैं, तकरीबन सारे पुराणों में तुलसी के महत्व को समझाया गया। तो ऐसा भी होता है, जैसे जो मैंने आपसे प्रश्न किया कि किसी के घर में अगर तुलसी है और आसपास तुलसी हो रही है उसके बागान में या जी जी फिर जी। साइड में, हाँ। तो क्या अगर उसमें पैर लग रहा है तो क्या वो कुछ नेगेटिव उसका वो है? क्योंकि पहले तो तुलसी बीच में ऊपर थोड़ा सा उठा के उसके तुलसी के पौधे को लगाते थे, लगाते थे, हाँ। या लगाते हैं, हाँ हाँ लगाते हाँ। थे तो गलत हो जी जाएगा, जी, लगाते हैं अभी लगाते भी, हैं लेकिन बिल्कुल, हाँ। अभी भी जब कहते हैं कि पैर में आ जाती है तुलसी तो वो गलत है, क्या ये मान्यता सही है या गलत है? देखिए, चूंकि हम तुलसी को पौधा नहीं मानते, देवी मानते हैं। और जो पराशक्ति है, पराशक्ति के भिन्न भिन्न रूप हैं, दुर्गा है, काली है, सरस्वती है, तो एक तुलसी की भी उस रूप में हमारी मान्यता है। तो अगर इस दृष्टि से अगर हम तुलसी को देखते हैं तो स्वाभाविक है, अगर पैर लगेगा तो ये तो उचित भी नहीं है। लेकिन अगर आप मानते कि भाई सामान्य पौधा है, साधारण पौधा है, तब तो फिर ये दूसरी बात है। इसके चलिए, लिए हाँ। तुलसी से हमें मेरे एक दूसरा क्वेश्चन है कि बहुत सारे घरों के कॉर्नर्स में जी, पीपल का पेड़ उगाता है, उगाता है जी। साइड में आ जाता है, जी जी। किसी किसी के वो चाहते भी नहीं है लेकिन कोई निकल आता निकल है, आता है, निकल आता है, हाँ। उसका वास्तु पे कुछ प्रभाव पड़ता है? तो ये बहुत अच्छा प्रश्न आपने किया है। वैसे तो ग्रंथों में घर में पीपल को या इस तरीके के बड़े पेड़ों का निकलना अच्छा नहीं माना जाता है। लेकिन मेरा ध्यान जा रहा है कि किसी ज़माने में पीपल ही सबसे ज़्यादा शुभ माना जाता था। आप जैसे हम लोग शुरुआत में चर्चा कर रहे थे इंडस वैली सिविलाइजेशन की, तो उसके जितने भी साइट्स हैं, वहाँ भारी मात्रा में जो मोटिव्स मिले हैं, जो सील्स मिले हैं, उसमें पीपल की जो है छवि बनी हुई है। इससे पता चलता है उस जमाने में लोग पीपल को कितना महत्व देते थे। पीपल की महत्ता से वो काफ़ी जो है वाकिफ़ थे। और बाद के दिनों में भी हम जैसे देखते हैं कि बुद्ध के का उन्हें ज्ञान मिला पीपल वृक्ष के नीचे। वेदों में पीपल की बड़ी महत्ता है, ऋग्वेद में, पुराणों में। तो पीपल वस्तुतः अशुभ नहीं है, बहुत शुभ है। और मैंने तो बहुत ऐसे स्थान भी देखे हैं जिनके दक्षिण में या पश्चिम में थोड़ी दूरी पर पीपल का पेड़ हो, तो उनके लिए काफ़ी अच्छा है। क्योंकि एक तो वैज्ञानिक दृष्टि से भी पीपल से काफ़ी मात्रा में ऑक्सीजन निरंतर निकलता है, और उसे काफ़ी शुभ माना गया। हमारे यहाँ जब पूजा होता है, अमूमन आजकल देखते होंगे जो कलश स्थापित जब किया जाता है, तो आजकल आम का पल्लव, चूँकि वही सर्वाधिक प्रचलित है और सुगमता से मिल जाता है, तो आम का पल्लव डालते हैं। लेकिन शास्त्र में लिखित है कि पंच पल्लव डाले, 5 पेड़ों के पत्ते उसमें डाले जाते हैं, जिसमें एक पीपल भी है, बरगद है, पाकड़ है, आम है। ऐसे 5 पेड़ों के जो पल्लव होते हैं, उन्हें डाला जाता है। तो पीपल की वो महत्ता है। लेकिन लेकिन बहुत, जी, हाँ, जी। लेकिन उसे अवॉइड इसलिए करते हैं क्योंकि उसकी जड़ें काफ़ी गहरी जाती हैं और वो दरारें आ जाती हैं। दरारें आ जाती हैं तो बिल्डिंग जो है, कंस्ट्रक्शन हमारा काफ़ी जो है कमज़ोर हो जाता है। इसलिए इसको हटाने की बात की जाती है, और कोई इसमें ये नहीं है, अशुभ नहीं है, पीपल बहुत शुभ है। इसमें बहुत सारे जगह मैं जब रिसर्च कर रहा था तो इसमें मुझे पता चला जी। कि पीपल के वृक्ष पे और कई वृक्षों पे नेगेटिव एनर्जी, हाँ नेगेटिव हाँ हाँ, एनर्जीज भूत या प्रेत, हाँ हाँ एनर्जीज हाँ, वास करती हैं। वास करती हाँ है, क्या हाँ हाँ। ये भी सही और वो वास्तु से रिलेटेड इसीलिए? पीपल में नेगेटिव के साथ साथ पॉजिटिव एनर्जी भी वास करती है। क्योंकि पीपल, देखिए, जितना भी दैवी तत्व होगा ना, कहीं न कहीं वो नकारात्मक, सकारात्मक दोनों से जुड़ा होगा। चूँकि पीपल भी एक वृक्ष है, तो उसमें अगर दैवी शक्तियाँ निवास करती हैं, तो जो अपशक्तियाँ हैं, जो बैड एनर्जीज़ है, वो बेचारी कहाँ जाए? उन्हें भी तो कोई शरण चाहिए, वो भी जब तो इसी गुड एंड पर बैड एक साथ ही एक होता है साथ ही जो होता होता है। है। तो जैसे कहा जाता है कि चिराग तले अंधेरा, तो इसके साथ भी वही चीज़ लागू है। लेकिन एक चीज़ है कि जितनी नेगेटिव एनर्जी पीपल के पेड़ में है, उससे कहीं ज़्यादा पॉजिटिव एनर्जी। और हम किस रूप में देखते हैं, यह भी बहुत मायने रखता है।
बहुत सारी साधनाएं हैं तंत्र शास्त्र में, पीपल का बड़ी महत्व है। बहुत सारी ऐसी साधनाएं हैं जो पीपल पेड़ के नीचे की जाती हैं। पीपल पेड़ में निवास करने वाले देव शक्तियों को जगाने वाली साधनाएं भी हैं जो तंत्र शास्त्र से संबंधित है। तो मेरे ख्याल से इसीलिए मेरा मुझे लगता है जी इसीलिए कि शमशान में एक हाँ पीपल का पेड़ जरूर होता है। होता है। और चूंकि हर वृक्ष की एक क्वालिटी है कि वो नेगेटिव एनर्जी को एब्जॉर्ब करती है, तो ऐसे पीपल लगा दिए जाते हैं कि वो जो नेगेटिव एनर्जीज इधर उधर भटकने के बजाय वहां पे निवास करे। एक मान्यता है, लेकिन पीपल अशुभ नहीं है अशुभ और नहीं। बहुत शुभ है। लेकिन अगर घर में उगा तो निकालने में कहीं कोई समस्या, उसकी विधान, उसका शास्त्रीय विधान है। अगर जिन्हें लगता है कि मैं इसे निकाल दूंगा तो कुछ गलत हो जाएगा, तो वृक्षों के हटाने का शास्त्रों में विधान बताया गया है कि उसके लिए खास मुहूर्त होता है, उसकी कुछ पूजा वूजा करके उसको हटाया जा सकता है। विधियां हैं हमारे पास। तो वो वास्तु के अनुसार होने से हाँ हाँ वास्तु के अनुसार होता है। बिल्कुल बिल्कुल होता है। ये बात मुझे बताइएगा कि जैसे हम घरों में आजकल फ्लैट्स में या घर में जाते हैं, जी आजकल के बच्चे जो हैं जी या बिल्कुल बड़े बिल्कुल। भी हैं, जी वो गए, उन्होंने जूता कहीं भी रख दिया, हाँ जूता उतारा, चप्पल उतारा, जी क्योंकि पुराने काल में क्या होता था कि हम चप्पल जूते हाँ, सब बाहर 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 रखते बाहर थे। रखते थे बिल्कुल। और आज भी अगर हम जापान जाए तो वो बाहर ही रखते हैं रखते जूते। हैं बिल्कुल, हाँ हाँ और हाँ। मेरा ख्याल है वो, ये आप बताएं कि वास्तु के हिसाब से जी जूतों का प्लेसमेंट जी रूम में ले जाना उचित है, किचन में ले जाना उचित है, या उसको बाहर कोई स्थान है ऐसा जूतों को रखने का? हाँ या जी नहीं, जूते तो बाहर ही रहने चाहिए। जूते बाहर ही रहने चाहिए। इसीलिए बहुत लोग को प्रश्न करते हैं तो मैं उन्हें यही सुझाव देता हूँ कि भाई आपका जो फ्लैट है या घर है, बाहर एक स्थान बना लीजिए, इसको शू रैक कहते हैं, उसको ढका हुआ हो। आप बाहर से जो भी शूज आए उन्हें खोले और उन्हें झाड़ कर पोंछ कर वहीं पर रख दीजिए। क्योंकि जूतों के माध्यम से तो बहुत दूर दूर तक जाते हैं और कई प्रकार की एनर्जीज उसमें रहती है। देखिए एनर्जी मनुष्य कई रूप में एक्वायर करता है। हम कहीं से गुजर रहे हैं, वहां से भी पॉजिटिव और बैड एनर्जीज हम एक्वायर करते हैं। भोजन के माध्यम से करते हैं, वस्त्रों के माध्यम से करते हैं, हम कहीं किसी के यहाँ कुछ ग्रहण किए उस माध्यम से करते हैं, तो शूज के माध्यम से भी करते हैं। देखिए शूज घर के बाहर रहना चाहिए और घर के अंदर शूज करने का अगर हैबिट है या जरूरत है तो घर के अंदर के लिए अलग चप्पल मतलब एक तो क्लोज्ड इक्लोजर में उसको रखना रखना चाहिए। चाहिए बिल्कुल। जो नए घरों में आजकल बहुत ट्रेंड है पेट एनिमल्स का, जी जैसे डॉग्स, कैट्स, फिशेस, जी जी और बहुत सारे लोग हाथी या घोड़े भी रखते हैं। हाँ जी तो उनका उनका कोई वास्तु से कुछ रिलेशन है? हाँ बिल्कुल रिलेशन है। लेकिन यहाँ पे मैं एक चीज स्पष्ट करना चाहूंगा कि हमारे वास्तुशास्त्र के जो प्राचीन ग्रंथ हैं, जो आधारभूत ग्रंथ हैं, उन ग्रंथों में पशुओं के रख रखाव से संबंधित कोई शुभ या अशुभ धारणा का जिक्र नहीं है। और ये वस्तुतः ये ये ट्रेडिशन वाइज चला आ रहा है। ये मान्यताएं हैं जो पीढ़ी दर पीढ़ी से चली आ रही हैं। तो जिस इलाके में जैसी मान्यता है, उस मान्यता के अनुसार लोग पशुओं को रखना शुभ या अशुभ मानते हैं। लेकिन सामान्यतः देखा गया है कि जब से इंसान विकसित हुआ, तो उसके सराउंडिंग में जो-जो पशु उसके दोस्त बनते गए, जैसे कुत्ता है, बिल्लियाँ हैं, घोड़े हैं, तो उनको रखना अच्छा माना जाता है। लेकिन इसमें बिल्लियों को लेकर थोड़ा मतभेद है। बहुत सारी सभ्यताओं में, बहुत सारे देशों में बिल्लियों को रखना बड़ा शुभ माना गया है। लेकिन हमारे यहाँ ऐसा नहीं है, अलग-अलग धारणा है। बिल्ली को तो बल्कि अशुभ माना गया है। लेकिन लेकिन क्या ये अशुभ है? कोई बिल्ली जैसे कहते हैं कि कोई बिल्ली रास्ता काट जाए, नहीं, ये तो इसके पीछे कहीं कोई बट बिल्ली में आपने नहीं जैसे पहले कहा कि जी कोई भी एनिमल अशुभ नहीं होता है। हाँ, देखिए शुभता अशुभता की धारणा इंसान बनाता है हुँ, और उसके बनने के पीछे बहुत सारे कारण होते हैं। तो मुझे लगता है ये वास्तुशास्त्र की समस्या नहीं है, ये फिलॉसफी की समस्या अधिक है, क्योंकि शुभ और अशुभ का विचार फिलॉसफी में ज़्यादा किया जाता है। तो जिसके साथ जैसा अनुभव एक बार दो बार हुआ, उस आधार पर उसने एक धारणा बना ली कि फलाना चीज़ शुभ है, फलाना चीज़ अशुभ है। तो बिल्लियों के विषय में भी यही है। लेकिन हमारे देश में मान्यताओं का स्टडी भी बड़ी बहुत रोचक होता है कि बिल्ली का तंत्र में बहुत इस्तेमाल है। बिल्ली से संबंधित एक खास एक तंत्र का ही सेक्ट था पुराने युग में, जिसको मार्जार तंत्र कहते थे।
और तंत्र विद्या। हाँ, तंत्र विद्या जो बिल्लियों से संबंधित था। और उसी तरह उल्लुओं, बहुत लोग उल्लू को शुभ मानते हैं। हमारे ही देश में बहुत सारे ऐसी कम्युनिटीज हैं, बहुत सारे ऐसे नहीं, इलाके उल्लू हैं, भी हैं, फिर टर्टल्स भी हैं। टर्टल्स भी हैं, और उनको को लोग शुभ मानते हैं, कहीं अशुभ मानते हैं। किन्हीं किन्हीं इलाकों में बिल्लियों को खिलाना शुभ माना जाता है, विशेषकर दीपावली की रात में। हमारे ही देश में कुछ इलाके हैं जहाँ लोग रात को बिल्ली को खीर खिलाना या ऐसे मिठाई खिलाना काफी अच्छा मानते मानते कि साल भर काफी प्रोस्पेरिटी आएगी। तो ये सब मान्यताएं हैं, और मेरे ख्याल से इन मतलब प्रश्नों इसका वैदिक और वास्तु का से कोई उतना मुख्य संबंध नहीं है, नहीं है। संबंध नहीं है। और ये सब एक ढंग से जो समाज शास्त्र इसको कहते हैं, सोशियोलॉजी, तो ये सब ये सोशियोलॉजी का हिस्सा है। ये समाज शास्त्र में क्या वैल्यूज हैं, क्या मान्यताएं हैं, चूंकि स्वाभाविक रूप से ये वास्तु में शामिल हो गया है, लेकिन इसका वास्तु से सीधा कोई संबंध नहीं। रंगों का कोई रोल रहता है हाँ, वास्तु रंगों में? का बहुत रोल है, रंगों का काफी रोल है। देखिए रंगों मैं के जी स्पष्ट पूछना चाहूंगा कि लाल रंग, जी काला रंग, जी ये कलर बहुत ज्यादा ट्रेंड में रहता है हाँ, कि आजकल लोग। तो काफी ट्रेंड में, हाँ, आपके तो आजकल इसके काफी। विषय में जरूर बताइएगा। हाँ जी, देखिए वास्तु शास्त्र में रंग तो सारे शुभ है, कोई भी रंग अशुभ नहीं। काला का भी अपने स्थान पर महत्व है। बहुत सारे ऐसी साधनाएं हैं जो काले कपड़े लगाकर ही की जाती है। बहुत सारी ऐसी साधनाएं हैं जो लाल रंग लगा के किया जाता है। लेकिन इसमें दो चीजें हैं कि घर में विशेषकर जो रेसिडेंशियल वास्तु होता है, उसमें वही रंग अच्छा है जो हमारी आंखों को गड़े नहीं, और हमें बहुत ज्यादा भयग्रस्त या बहुत ज्यादा सबकॉन्शियस थिंकिंग की ओर न ले जाए। तो गाढ़े रंग से तो घर में बचना ही चाहिए। जो लाल रंग अच्छा होता है, मंगल ग्रह का है। अगर दक्षिण दिशा में कुछ कमी है तो वहाँ लाल चीजों के इस्तेमाल से उसके दोष को दूर किया जा सकता है। काला रंग भी थोड़ा बहुत इस्तेमाल हो, साउथ वेस्ट जो राहु की दिशा है वहाँ काले रंग का थोड़ा बहुत इस्तेमाल हम कर सकते हैं। लेकिन पूरा कमरा ही ब्लैक कर दें या कमरे की पूरा वॉल ही ब्लैक कर दें तो ये अच्छा नहीं है। कम इस्तेमाल जैसे कर रहे हैं। आजकल बहुत ट्रेंडिंग है ब्लैक टॉयलेट। हाँ, ब्लैक टॉयलेट लोग कर रहे हैं इस्तेमाल। मैं तो इसके पीछे बहुत वजह है। ग्रहों के अनुसार आदमी की मेंटेलिटी जो है वो बदलती है। आजकल चूंकि राहु का प्रभाव ज्यादा है तो ये सारे रंग जो है राहु से संबंधित है। और राहु चूंकि मोह है, विषय वासना है, तो ये काले रंग किसी न किसी रूप में आज के दौर में उस चीज से जुड़े हैं। मैंने जो अध्ययन किया, जो मॉडर्न एस्थेटिक्स है, जो सौंदर्य शास्त्र, आधुनिक जो बोध है लोगों का, काला पर इसलिए भी जाता है कि किसी न किसी रूप में मोह को या विषय वासना को वो प्रेरित करता है। ये आज का दौर है। लेकिन पुराने जमाने में ऐसा नहीं था। पुराने जमाने में ये काम शायद कोई दूसरा रंग करता था। तो समय के अनुसार लोगों के मानसिक जो ताना बाना होता है उसमें बदलाव आता है, तो रंगों के संदर्भ में धारणाएं भी बदलती हैं। लेकिन सामान्य रूप से ब्लैक रंग जो है कम से कम रेसिडेंशियल वास्तु में उतना शुभ नहीं होता है। मंदिर का या जो ग्रंथ हैं उनके प्लेसमेंट के विषय में मैं पढ़ रहा था, तो जी उसमें बहुत सारी मिथ हैं, बहुत हाँ सारी हाँ, वो है बिल्कुल कि बिल्कुल बिल्कुल, हाँ मंदिर किसी स्पेसिफिक रंग का होना चाहिए, जी। या फिर ऐसा भी कुछ होता है इन हाँ, सबों में? देखिए मंदिर, मैं पूछना चाहूंगा घर के अंदर जो पूजा स्थान में रखते हैं उस मंदिर की न, बात हाँ करते हाँ हैं जी, हाँ जी। जी। घर में तो मंदिर नहीं होना चाहिए, मतलब मंदिर शेप का कोई ढांचा जो है वो घर में ना हो। और लेकिन जो पूजा स्थान है वो संभवतः जो शुभ रंग हमारे यहाँ माना गया है, पीला है, सादा है, क्रीम रंग है, तो जो भी शुभ रंग पारंपरिक रूप से हम मानते आए हैं उन शुभ रंगों में हम अपने मंदिर को बना सकते हैं। उसमें कहीं कोई दुविधा की बात नहीं है। लेकिन काले रंग का मंदिर बना दें या बहुत गाढ़े ब्राउन कलर का मंदिर बना दें तो वो अ, आप कहना चाह रहे हैं कि घरों के अंदर जो जैसे अभी नए आर्किटेक्चर्स में होता है कि एक जी स्पेसिफिक लोकेशन, एक रूम हाँ, बना दिया बना जाता है, एक देता है। स्पेसिफिक कॉर्नर बना दिया हाँ जाता है हाँ हाँ कि जी हम इस ये मंदिर एरिया है। हाँ, तो आप कह रहे हैं कि वो मंदिर हमें नहीं नहीं बनाना होना चाहिए, चाहिए, वो होना चाहिए। लेकिन उसे मंदिर नहीं, उसे हम लोग पूजा पूजा स्थान या स्थान पूजा कहें। स्थान कहते हैं। मंदिर अलग चीज है जहाँ पे विधिवत उसका उसका वास्तु अलग है, मंदिर का वास्तु अलग है, उसका ढांचा, उसका डिजाइन, उसके रख रखाव के नियम कानून अलग है। लेकिन घर में जो होता है उसके पूजा स्थान या पूजा गृह
कहते हैं वो तो होना ही होना चाहिए, और उसमें ऐसे रंगों का प्रयोग हो जिससे आपके मन को शांति मिले। बहुत लोग आजकल के दौर में ऐसे भी हैं कि बहुत ज़्यादा पूजा पाठ नहीं कर, लेकिन मेडिटेशन पर उनको काफ़ी फोकस रहता है कि थोड़ा ध्यान कर लें, थोड़ा मेडिटेशन कर लें, प्राणायाम कर लें। तो ऐसा वातावरण रहना चाहिए कि आदमी वहाँ शांति महसूस करे। हल्का रंग हो, पीला रंग हो तो ज़्यादा बढ़िया रहता है, सफ़ेद रंग हो। आजकल जो मूर्तियों का कलर्स पे भी बहुत ज़्यादा डिबेट आज चलती है। हाँ, आजकल तो काफ़ी डिज़ाइनर मूर्तियाँ आने लगी मूर्तियाँ हैं, और ऐसे देवी-देवताओं के टैटूज़ आने लगे हैं, जो परंपरा से थोड़े हट के हैं। तो पूजा स्थान में उनको स्थान नहीं देना चाहिए। क्या देखिए, पूजा वास्तु जो के शास्त्र संबंधित जो विधान है और शास्त्र का नियम है कि किस तरह से देवी-देवताओं को रखा जाए, कैसे उनकी पूजा अर्चना की जाए, इन चीज़ों का कम से कम घर के भीतर वाले पूजा गृह में तो स्थान देना ही चाहिए। भले आप कार में कोई विचित्र किस्म की आकृति भले उभार लें, चूँकि आपकी इच्छा है, लेकिन घर में जो पारंपरिक नियम है, उसके अनुसार ही पूजा स्थान बनाना ये वास्तुशास्त्र के अनुसार उत्तम है, और उसी का सकारात्मक प्रभाव जो है हमारे जीवन पर पड़ सकता है। तो क्या जो रंगों का भी कुछ इसमें है कि कोई पूजा घर का रंगों से उतना संबंध नहीं है। पूजा रंग तो पूरे घर से संबंधित है, किस दीवार में, किस दिशा में, किस वॉल में कौन-सा रंग लगाया जाए, ये घर से संबंधित, कमरों से संबंधित हो सकता है। पूजा घर से बस इतना ही है कि उसकी दिशा कौन-सी हो। सबसे उत्तम दिशा मंदिर की कौन-सी होती है? ईशान कोण को सामान्यतः लोग पूजा की दिशा मानते हैं। नहीं समझ पाएँगे। नॉर्थ ईस्ट। नॉर्थ। नॉर्थ ईस्ट को देवताओं का ईशान संस्कृत शब्द है उसके लिए, ईशान शिव जी को कहते हैं। तो एक सामान्य धारणा है कि ईशान कोण में मंदिर होना चाहिए, लेकिन ज़रूरी नहीं है। आप ईशान कोण से लगे पूरब में मंदिर बनाएँ, ये सबसे उत्तम विकल्प होता है। ईस्ट डायरेक्शन में मंदिर हो। लेकिन अगर आपको नॉर्थ ईस्ट या ईस्ट में मंदिर बनाने का अगर ऑप्शन नहीं मिल रहा है, तो फिर घर के किसी भी हिस्से में आप ईस्ट तरफ ही देवताओं को रखकर पूजा कर सकते हैं। क्या पिक्चर्स जो भगवानों की आती हैं, जी। उनका भी कोई रोल होता है वास्तु में? हाँ, बिल्कुल। पिक्चर ऐसा हो, एक तो प्रसन्न चित्त हो। बहुत क्रोधी चित्र घर में लगाना उचित नहीं है कि भाई बहुत गुस्से में है और आँखों से पूरा क्रोध झलक रहा है। तो वैसे चित्रों को अपने घर में पूजा स्थान या कहीं भी स्थान नहीं, बहुत सौम्य भाव से हो, और वैसे चित्र, वैसी छवियाँ ठीक रहती हैं। जी, बहुत लोग घरों के बाहर गणेश जी को लगाते हैं, जी। विभिन्न जगह हाँ, गणेश जी हाँ, को हाँ, लगाते हैं। लगाते क्या हैं, हाँ। ये उचित है? देखिए, गणपति को भी लेकर मान्यता है। गणपति को लेकर एक मान्यता ये है कि उनके सामने संपन्नता रहती है, पीछे दरिद्रता रहती है, इसलिए कोई भी गणपति जी को ऐसे नहीं लगाता कि पीठ के पीछे सारा घर पड़ता हो। तो लोग बाहर भी गणपति लगा देते हैं, अंदर भी गणपति लगा देते हैं। तो ये भी एक प्रकार की लोक धारणा है। कोई ज़रूरी नहीं कि आप गणपति को बाहर ना लगाएँ। बहुत लोग कहते हैं कि भाई हम अपने गणपति जी को बाहर नहीं लगाएँगे, हम सिर्फ़ और सिर्फ़ अंदर ही लगाएँगे। लेकिन आप राजस्थान या ऐसे बहुत सारे इलाकों में जो पुरानी हवेली और महलों को देखेंगे, तो वहाँ पर द्वार के बाहर ही गणपति लगाए होते थे, जिन्हें देहरी विनायक कहा जाता था, और बाहर ही उनकी पूजा होती थी, द्वार पर पूजा होती थी। तो इसमें भी मान्यताएँ हैं, लेकिन गणपति शुभ हैं, जहाँ भी रहेंगे, गणपति की छवि जो है, वो शुभ ही शुभ करेगी। कुछ ऐसी छवियाँ हैं हमारे भारतीय परंपरा में जो बहुत शुभ मानी जाती है, जैसे स्वस्तिक है, गणपति हैं, कमल का चिन्ह है, चक्र है, बहुत सारे ऐसे शुभ रंग हैं, और शुभ रंग के सामान हैं, आकृतियाँ हैं, जिनका तो हम ये स्वास्तिक, गणपति, हाँ, ओम, जी। क्या ये कहीं भी लगाया जा सकता है? इसका कोई अ, नकारात्मक कहीं भी या हाँ, ओमकार है, कहीं भी लगा सकते हैं नहीं, इसका कुछ? देखिए जो भी आकृतियाँ शुभ हैं, उनके साथ रख-रखाव को लेकर थोड़ी तो नियम है, थोड़ा उसको विधि निषेध शब्द इस्तेमाल हमारे शास्त्रों में किया गया है कि क्या करें या क्या ना करें, कहाँ रखें, कहाँ ना रखें। ओम स्वस्तिक शुभ है, लेकिन वैसे जगह ना रखें जो काफ़ी गंदा हो, काफ़ी डर्टी हो, वैसे जगह रखने से बचना चाहिए जो है। जैसे बहुत सारे लोग अपनी बाइक्स पे, कार के पीछे नहीं, बिल्कुल, जहाँ-तहाँ लगाना उचित नहीं है। आप हाँ, जो स्टीयरिंग के सामने जो लगाते हैं वो ठीक है, चूँकि आपका दर्शन होते रहे, आप साफ-सफाई वहाँ रख सकते हैं। लेकिन जहाँ-तहाँ लगा लेना कोई उसका मान्य मतलब नहीं है। आप कुछ और वहाँ पे रख सकते हैं। लेकिन जो
पवित्र जो निशान है, जिनका पूजा पाठ से या शुभता से संबंध है, उनको तो काफी सोच समझ कर ही स्थान देना अच्छा रहता है। जब वास्तु के बारे में हम बात करते हैं तो नेगेटिव एनर्जी की बहुत बात होती है। जी क्या वास्तु हमें बताता है कि किसी जगह पे नेगेटिव एनर्जीज हैं या पॉजिटिव एनर्जी है? क्या जी जी। वो एनर्जी, जी उसकी एनर्जी क्या है? जी जी। वास्तुतः उसको क्या रेक्टिफाई या करेक्ट किया जा जी जी। सकता है? देखिए, जो भी पॉजिटिव या नेगेटिव एनर्जी है, वो तो एक ढंग से अदृश्य ऊर्जा है। वो दिखती नहीं है, लेकिन उसे महसूस की जा सकती है। तो जिस भी जगह में रहने पर वहाँ के रहने वाले को थोड़ा अनईज़ी फ़ील हो, सफोकेशन महसूस हो, तो माना जाता है कि वहाँ पे किसी न किसी प्रकार की बैड एनर्जी जो है, काफ़ी एक्टिव है। तो ये वस्तुतः एक प्रकार का भाँपने का तरीका है। क्या इसको वास्तु से ठीक किया जा हाँ, सकता है? किया किया जा सकता है, किया जा क्या सकता है। उचित देखिए, 2 उपाय हैं 2 इसके? प्रकार के स्थान होते हैं। कुछ स्थान ऐसे होते हैं जहाँ पे काफ़ी ज़्यादा मने नेगेटिव एनर्जी रहती है। उन्हें ठीक करने में काफ़ी श्रम लगता है, काफ़ी समय लगता है। हो सकता है कि वो जल्दी ठीक ना हो। लेकिन कुछ ऐसे स्थान भी होते हैं जहाँ की नेगेटिव एनर्जी बहुत हल्की होती है और उन्हें दूर किया जा सकता है। तो वास्तुतः उसमें क्या उपाय किया जा उस सकता उसके है उसके बेसिक? बहुत सारे उपाय हैं। उस पहले भूमि शोधन, इसको भूमि शल्य कहा जाता है। कि जिस ज़मीन में हम रह रहे हैं, उस ज़मीन की खुदाई करके उसके नीचे जितने भी अनावश्यक जो वस्तुएँ हैं, कंकड़ है, पत्थर है, हड्डियाँ हैं, उन चीज़ों को हटाकर उसकी मिट्टी को साफ करके फिर वहाँ पे घर बनाया जाए। एक तरीका ये है, जिससे तो हम लोग घर बनाने के शुरुआत में ही इस कदम को हम लोग उठा सकते हैं। उसके अलावा कई प्रकार के पूजा पाठ निरंतर जहाँ पे स्पिरिचुअल वातावरण रहता है, अपने आप वहाँ से नेगेटिव एनर्जी जो है हट जाती है। अगर हम पाठ करते हैं, पवित्र ग्रंथों का पाठ करते हैं, मंत्र जाप करते हैं, वहाँ पे हवन होम होता है। साथ में हम जहाँ लोगों को अधिक से अधिक अतिथि सेवा करते हैं, लोग को बुलाते हैं, गेस्ट्स को खिलाते हैं, पिलाते हैं। तो ऐसे जो लोकोपकारी कार्य होते हैं, तो वहाँ स्वाभाविक रूप से नेगेटिव एनर्जी अपने आप धीरे-धीरे जो है हटते जाती है। बच्चों का एक प्रश्न आता है कि बहुत सारे लोग ये पूछते हैं कि बच्चों के कमरों में हम ऐसा क्या कर सकते हैं कि जिससे जी, वास्तुतः उनका जी, कंसंट्रेशन बढ़े, जी, जिससे उनके नॉलेज बढ़े जी, और वो जी, 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 फ़ोकस्ड रहें। फ़ोकस्ड है। एक बच्चों के कमरे कहाँ हो ये पहले ज़रूरी है। बच्चों के जो कमरे हों, वो ईस्ट में हो, नॉर्थ में हो, नॉर्थ वेस्ट में हो, ऐसे हल्के इलाकों में अगर बच्चों के कमरे रहेंगे और विशेषकर ईस्ट में, मैंने देखा है ईस्ट के कमरे में जो बच्चे रहते हैं, वो अन्य की अपेक्षा अधिक क्रिएटिव रहते हैं। लेकिन इसके मुकाबले अगर साउथ में अगर उनके कमरे हैं या साउथ वेस्ट में है, तो ऐसे बच्चे बहुत आलसी होते हैं या बहुत लापरवाह किस्म के होंगे। उन्हें आराम तलबी अधिक रुचिकर लगेगी। वे पढ़ाई पे कम फ़ोकस्ड रहेंगे। तो ऐसी बातें उनके स्टडी टेबल को कुछ पोज़ीशन आप बताएँ कि देखिए, स्टडी टेबल ऐसी हो आ कि वो जी, फ़ोकस्ड इस रहें। आजकल जैसे स्टडी टेबल लोग बना रहे हैं, वास्तु के अनुसार बहुत सही नहीं है। उसमें क्या होता है कि दीवालों की ओर टेबल या उनका जो कंप्यूटर टेबल होता है, वो दीवालों की ओर होता है और बच्चों के सर के पीछे जो है काफ़ी खाली स्थान होता है। जबकि होना ऐसा चाहिए कि बच बच्चों का जो सर हो दीवाल से लगा हो और उनके नज़र के सामने बहुत सारा खाली स्थान हो। ऐसा होने से क्या होता है कि संभावनाओं को दर्शाता है और केवल सूना दीवाल मनुष्य अगर लगातार देखते रहे, तो उसके मस्तिष्क पर बहुत अच्छा प्रभाव नहीं पड़ता है। इसे नज़र के सामने खुला जगह हो, ईस्ट हो, नॉर्थ हो, वो ज़्यादा बढ़िया रहता है। पोज़ीशन क्या होनी चाहिए आइडियली हाँ, वास्तुतः? सर के पीछे वेस्ट या साउथ हो हुँ, और नज़र के सामने ईस्ट या हुँ। नॉर्थ हो। ये ज़्यादा अ, एक और प्रश्न आता है जब लोग सोने से पूछते हैं कि उचित दिशा सोने की क्या होनी चाहिए? सबसे उत्तम दिशा है दक्षिण दिशा। दक्षिण दिशा में सर हो या फिर वेस्ट, या हाँ साउथ साउथ में? या फिर ईस्ट। अच्छा। सबसे बेस्ट यही है। कभी-कभार पश्चिम भी चलता है, जिसे वेस्ट आप समझेंगे। वेस्ट में भी हम कभी-कभार अपना सर रख सकते हैं, लेकिन नॉर्थ नहीं रखना चाहिए जो है, क्योंकि ये मैग्नेटिक फील्ड के जस्ट अपोज़िट है और ये वैज्ञानिक दृष्टि से भी स्वास्थ्य के और विशेषकर मेंटल हेल्थ के लिहाज से अच्छा नहीं माना गया है।
प्राय ऐसी स्थिति में अनिद्रा की संभावना रहती है और मानसिक समस्याएं आती हैं। इसलिए नॉर्थ तरफ हेड करके सोना जो है बढ़िया नहीं रहता। संक्षेप में बताइएगा। जी मेरे कुछ प्रश्न हैं जिसमें बहुत मान्यताएं हैं, मिथ हैं, उसके विषय में मैं आपसे पूछूंगा, संक्षेप में संक्षेप में, बताइएगा। जी बिल्कुल। खाना जो हम बेड पे खाते हैं, क्या वो उचित है नहीं या नहीं वास्तुतः उसको उसका कुछ नहीं नहीं, वो उससे बचना चाहिए जो है। बेड पर भोजन करना अच्छा नहीं होता है। आप जो भोजन का जो स्थान है आप वहीं पे भोजन करें, सोने वाले स्थान पे भोजन करना जैसे ठीक आजकल नहीं। बहुत है कि बहुत लोग टीवी देख रहे हैं, बेड पे नहीं, ये हैबिट खाने। ये हैबिट भी अच्छा नहीं है। स्वास्थ्य की दृष्टि से भी अच्छा नहीं और वास्तु की दृष्टि से भी अच्छा नहीं है। क्योंकि हमारे यहाँ भोजन उतना ही पवित्र माना गया है जितना पवित्र पूजा करना माना गया है। तो भोजन को ही बड़ा शांति से स्थिर होके करना ही वास्तुशास्त्र के अनुसार शुभ रहता है। और आप काफ़ी गप किए जा रहे हैं, हँसी-ठिठोली कर रहे हैं, जहाँ-तहाँ पैर पसार कर बेड में बैठे हैं, भोजन कर रहे हैं, तो वास्तुशास्त्र की दृष्टि से इससे नकारात्मक ऊर्जा घर की बढ़ेगी। इससे बचना चाहिए। जैसे बहुत सारे दुकानों के सामने, फैक्ट्रियों के सामने, घरों के सामने जी, ट्रेन रहती है, जी, जी। नाली हाँ, या नाले नाला नाले जो नाले जिससे रहते रहते हैं। हैं, हाँ, और बहुत सारी जगह वो खुली रहती है हाँ, या बहुत सारी जगह बंद रहती है। बंद क्या रहते वो हैं। वास्तुतः उचित है? अगर बहता हुआ पानी, नाला हो या सामान्य जो बहाव हो पानी का, अगर ईस्ट तरफ है या नॉर्थ तरफ है तो बहुत शुभ है, वो अच्छा माना जाता है। लेकिन वो साउथ या वेस्ट में हो तो उसको अच्छा नहीं माना जाता, वास्तु का प्रभाव अच्छा नहीं रहता है। ऐसे में उसको ढक के रखना ज़्यादा अच्छा है, ढक के देने से उसका इफ़ेक्ट कम हो जाता है। बहुत सारे प्रश्न हैं जो मैं जी, थे, लेकिन अब मैं उसमें जी, जस्ट संक्षेप में आपसे जी, जानना चाहूँगा। जी। जो हॉलो स्टैचूज़ रहती है या हॉलो पिक्चर्स रहती है पिक्चर्स और रहते हैं। हाँ, हाँ, देवी-देवताओं हाँ, की हाँ, वो रहती है, हाँ। क्या वो हॉलो होनी चाहिए घरों में? देवी देवताओं की स्टेचू हो या किसी महापुरुष की हो या उनकी हो जिनसे हम इंस्पायर्ड हो रहे हैं, उनका हॉलो स्टेचू या तस्वीर रहना ठीक नहीं है। लेकिन अगर ऐसी कोई रैंडम आकृति है जो आप डेकोरेट करने के लिए थोड़ा बहुत रखते हैं, तो मेरे ख्याल से उनको रखने में कहीं कोई विशेष समस्या नहीं है। बहुत सारे बच्चे घरों में आजकल स्कल की पिक्चर्स लगाते हैं, जी। स्कल की हुँ। फोटोज़ लगाते हैं। जी, जी। बहुत सारे हाँ, हाँ। पेरेंट्स का क्वेश्चन ये जब मेरे पास आया था जब मैं रिसर्च जी, कर रहा था जी। कि यार ये ज़रूर पूछना आप कि भाई हुँ। स्कलों की पिक्चर या फिर डेविल्स की पिक्चर लगाते हैं, वो वास्तुतः क्या उचित है? नहीं, ये बहुत ही नकारात्मक ऊर्जा देने वाला है और बच्चों के, विद्यार्थियों के सबकॉन्शियस माइंड को बहुत डिस्टर्ब करता है और उन्हें मुख्य धारा जो अध्ययन की जो उनकी मुख्य धारा है, उससे डेविएट करता है। नेगेटिव एनर्जी भी इस माध्यम से कैरी होती है, तो ऐसी चीज़ों से तो बचना चाहिए जो है, डेविल की चित्र हो, खोपड़ी हो, स्कल्स हो। हाँ, लेकिन उससे रिलेटेड जिनका काम है, जैसे मान लीजिए मेडिकल से जुड़े हुए जो लोग हैं, अगर वे अपने ऑफिस में, क्लिनिक्स में या अपने रूम्स में अगर ऐसी तस्वीरें रखते हैं, तो उनके लिए वो नुकसानदायक नहीं है। उनके लिए बल्कि वो तो अच्छा है, उनको और प्रेरणा मिलेगी कि हमें क्या तैयारी करनी है, आगे क्या वर्कआउट करना है। बहुत सारे लोगों का ये भी प्रश्न है, बुक्स की कोई पोजीशन होती है, बुक्स को रखने की कोई उचित उचित स्थान है? जैसे आपने बताया जी, पढ़ाई करने पढ़ाई का, के लिए हाँ, टेबल हाँ। रखने का जी, एक उचित स्थान होता है, जी, जी। बुक्स रखने का कोई उचित स्थान है? देखिए, बृहस्पति को ज्ञान का कारक माना गया और बृहस्पति का जो लोकेशन है वो नॉर्थ ईस्ट है, ईशान जिसको बोलते हैं। तो उस दिशा में अगर आप बुक्स रखते हैं या पढ़ने वाली सारी चीज़ें रखते हैं तो अच्छा है। लेकिन ज़रूरी नहीं कि आप ईशान कोण में ही रखें, आप बाकी इलाकों में भी रख सकते हैं और विशेषकर ऐसी किताबें जो काफ़ी मूल्यवान हैं, पुराने दस्तावेजी किस्म की हैं। तो ऐसी किताबों को आप साउथ में या वेस्ट में भी रख सकते हैं। लेकिन जो अभी जिन किताबों को आप पढ़ रहे हैं, स्टडी कर रहे हैं, उनके लिए प्रॉपर जो पोज़ीशन है वो ईस्ट है, नॉर्थ है। हाँ, बहुत सारे लोगों ने मुझसे पूछा कि भई ये सॉल्ट मॉपिंग जिसे कहते हैं कि सॉल्ट से घरों की सफाई कर लो, तो वास्तुतः उसका कुछ वर्णन है? का किसी शास्त्र में ऐसा उल्लेख नहीं है, लेकिन लोगों ने महसूस किया है, कुछ दशकों से ये परंपरा चल पड़ी है कि हफ्ते में 1 दिन या बीच-बीच में पानी में नमक डाल के पोछा लगाया जाए। तो उसमें लगाने में कोई समस्या नहीं है, उससे शुद्धिकरण होता है, पॉज़िटिविटी आती है, लेकिन वो नमक आपके किचन का नहीं होना चाहिए। वो उसके लिए आप अलग से नमक व्यवस्था करके रखें। स्नान के लिए भी बहुत लोग न
नहाने इस के लिए तो टेक हाँ 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 भी बहुत यूज करते हैं। करते हैं नमक। देखिए, स्नान पर हमारे शास्त्रों में बहुत उल्लेख है जड़ी बूटियों को डाल के स्नान करने का, सर्वौषधि डालकर स्नान करने का, लेकिन विशेषकर नमक ही डाल के स्नान करें इस प्रकार का कोई रेफरेंस हमारे ग्रंथों में तो नहीं मिलता। लेकिन आजकल ये परंपरा में है और मेरे ख्याल से इससे कोई नुकसान नहीं है। कर सकते हैं, करने में कोई, क्योंकि नमक वाला पानी का कहीं कहीं उल्लेख है कि वो शुद्धि के लिए उत्तम होता है। समुद्र स्नान की तो बड़ी महिमा हमारे शास्त्रों में गाई गई है। तो अगर घर में ही हम अपने बाल्टी को या टब को समुद्र बना लें तो इसमें फिर कोई गुनाह नहीं है, उससे शुद्धि ही होगी। गिफ्ट के माध्यम से मैं प्रश्न पूछूंगा, जी पिरामिड्स जी बहुत, पिरामिड। आप क्या उसको उचित समझते हैं कि हमें गिफ्ट देना चाहिए? क्या वो गुड लक बैड लक आज देते हैं? से एक दो दशक पहले पिरामिडों की इतनी चर्चाएं होती थी ना, पिरामिड वास्तुहीन लोगों ने बना दिया था, लेकिन देखा जाए तो पिरामिड तो वस्तुतः मकबरे थे। वहां पे फराव के जो डेड बॉडीज होते थे उनको ममीफाई करके दफनाया जाता था, जो आज भी है। तो भाई ऐसे पिरामिड शुभ कैसे हो सकते हैं जो खुद मुर्दों को प्रिजर्व कर रहा है? तो वो तो किसी भी लिहाज से शुभ नहीं है। लेकिन एक धारणा चल पड़ी थी और उसमें भी विचित्र विचित्र मैंने देखा है कि पिरामिड में श्री यंत्र बना है, गणपति यंत्र बना, इन चीजों से बचना चाहिए, ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर पिरामिड प्रिजर्व करता है तो मैं पिरामिड के भीतर रहना पसंद करूंगा, बजाय कि पिरामिड को अपने सर के ऊपर रखना पसंद करूंगा। क्योंकि सेव को प्रिजर्व रखना है तो हम उसे फ्रिज में रखेंगे, न कि फ्रिज के ऊपर रखेंगे। इस्तेमाल नहीं, कोई मतलब इस्तेमाल गुड नहीं। लक बैड लक ऐसा कुछ नहीं है पिरामिड्स को गिफ्ट अ, देना या लेना या घर में रखना? आप आप रखना चाहें तो रख रख सकते हैं, सकते नहीं हैं। रखना अगर चाहें। देखिए पिरामिड की जो आकृति है ना, उसका तो बहुत वैज्ञानिक महत्व, इस पर तो पूरा एक एपिसोड भी हम लोग जिक्र कर सकते हैं। पिरामिड की आकृति अपने आप में बहुत अच्छा है, तो गिफ्ट देने में कहीं कोई समस्या नहीं है। लेकिन अगर कोई कहे कि भाई पिरामिड मैंने लगा दिया तो वास्तु दोष दूर हो गया, ऐसी कोई बात नहीं। इससे हमें ध्यान रखना चाहिए। जो हम भगवान देवी देवताओं की मूर्तियां गिफ्ट्स में देते हैं, जी क्या वो जी। उचित है देना किसी को भी? देखिए, गिफ्ट देने में तो कोई समस्या नहीं है, लेकिन उसी व्यक्ति को दे जो उसकी अहमियत को समझे, उसकी पवित्रता को समझे और आपके गिफ्ट का सही मूल्यांकन करे, सही स्थान पे रखे, तो उनको देने में कोई समस्या नहीं है। लेकिन अगर वो गिफ्ट आप किसी ऐसे को दे दिए जिसकी नज़र में उसकी कोई वैल्यू नहीं है, तो फिर वो देकर कोई फायदा नहीं, ऐसे बचना चाहिए। और देवी देवताओं की गिफ्ट तो काफी सोच समझ कर ही देना मेरे ख्याल से अच्छा रहता है, सब जगह देना उचित नहीं। बहुत सारे टाइम ऐसा होता है कि हम हमें किसी से गिफ्ट मिला जी और हमने गिफ्ट किसी और को दे दिया, जी। क्या वो उचित है? नहीं, गिफ्ट तो दे ही देना अच्छा है, सामान्यतः देखा जाए तो। मतलब हमें किसी से गिफ्ट मिला और हाँ, हमने किसी और को दे दिया, क्या वो उचित है? देखिए यहाँ पे कुछ एस्ट्रोलॉजिकल पक्ष भी आता है कि जो गिफ्ट होते हैं, हर गिफ्ट किसी न किसी ग्रह से संबंधित है। तो अगर हम गिफ्ट ले रहे हैं तो उस गिफ्ट से संबंधित जो ग्रहों का प्रभाव है उसे भी हम ग्रहण कर रहे हैं। अगर वो ग्रह हमारी कुंडली में अशुभ है तो हम अशुभता बढ़ा रहे हैं, अगर शुभ है तो शुभता भी बढ़ा रहे हैं। लेकिन सामान्यतः है गिफ्ट का लेकर और कुछ बदले में गिफ्ट दे देना ज्यादा अच्छा। तो मतलब अगर हमने लिया और वही हाँ, चीज दे कि दी नहीं, तो कोई कोई दिक्कत उससे नहीं, कोई उससे कोई 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 समस्या, आपत्ति नहीं कोई है। आपत्ति नहीं, कोई आपत्ति नहीं। इससे एक और है कि बहुत सारी जगह पे बहुत लोग घड़ियों को गिफ्ट करते हैं, वॉल क्लॉक्स को। जी। क्या वो उचित है या वॉल क्लॉक पे क्या वास्तुतः उसका कुछ वर्णन है? देखिए, ये आजकल मान्यता इस पर भी चल पड़ी है, घड़ी देने में कोई समस्या नहीं है और पहले भी लोग घड़ियां दिया करते थे। चूंकि घड़ी को काल समय का प्रतीक माना जाता है, तो कहीं इस संदर्भ में ये अंधविश्वास चल पड़ा कि भाई काल दे रहे हैं, कहीं बुरा समय तो हम नहीं गिफ्ट कर रहे हैं, इस प्रकार की अवधारणाएं हैं। तो घड़ी गिफ्ट करने में कहीं समस्या मेरे और अनुभव से। घड़ी का कोई स्थान होता है घर पे जहाँ सबसे उत्तम हो? घड़ी इन फ्रंट में नहीं हो, जैसे ही हम डोर में एंटर करें तो हम सामने घड़ी ना देखें, डोर के ऊपर घड़ी ना रहे। यही सबसे अहम है घड़ियों को रख रखाव से संबंधित। क्रिस्टल बेस्ड जो गिफ्ट्स होते हैं, हाँ, क्रिस्टल का काफी अच्छा प्रभाव है, क्योंकि क्रिस्टल शुक्र ग्रह से भी संबंधित माना जाता है। और क्रिस्टल की आकृति जिन जिन चीजों में होती है माना जाता है वो काफी जो है नेगेटिविटी को चेक करते हैं। जैसे फिटकरी है एलम, वो भी क्रिस्टल शेप में है। और जो क्वार्ट्ज क्रिस्टल है, अगर वास्तव में क्वार्ट्ज क्रिस्टल का ही कोई गिफ्ट आइटम है या कोई सजावटी चीज है तो काफी अच्छा, विशेषकर उसके लिए जिसकी कुंडली में वीनस ग्रह काफी पॉजिटिव है।
जो क्रिस्टल से हमारा वीनस काफी मजबूत होता है। तो क्रिस्टल के गिफ्ट्स लिए और दिए हाँ जा हाँ, दिए सकते जा हैं। सकते हैं, दिए जा सकते हैं। स्टिकर्स अब बहुत लोगों के घर पे मैंने खुद देखा है कि जी स्टिकर्स लगाते हैं लक्ष्मी जी के पैरों के जी या पैरों के चिन्हों की जी। द्वार पे हाँ आसपास, हाँ क्या हाँ वो उचित है लगाना? देख- एक हाँ जी। दूसरा प्रश्न है कि क्या बहुत, क्योंकि वहां पे पोछा लगता है, हाँ हाँ वहां पे हाँ गंदा हाँ, गिरता है, गंदा गिरता तो है। क्या वो उचित है लगाना, और उसको हटाने की अगर कोई विधि है या जी अगर, जी। तो आप बताएं उसके बारे में। कि देखिए, पुराने ज़माने में तो स्टिकर्स होते नहीं थे। स्टिकर्स तो ये नए ज़माने की हमारी उपलब्धि है। लेकिन पुराने समय में द्वार पर तो शुभ चिन्ह बनाते ही थे। हमारी माताएँ, बहनें, बेटियाँ अल्पना बनाती थीं और देवताओं का नाम भी लिखती थीं। तो ज़मीन पे इस प्रकार के किसी चीज़ को उकेरने में कोई समस्या नहीं है। लेकिन हाँ, वहाँ पैर लगे, उससे बचना चाहिए। और उतना ही स्टिकर लगाएँ जितना ज़्यादातर लक्ष्मी के चरण चिन्ह का स्टिकर दीपावली या अन्य शुभ मौकों पे लगाया जाता है। तो ऐसे लगाएँ कि पैर उस पर ना पड़े। तो चिन्हों को हटाने के चिन्ह को सामान्य रूप से हटाया जा सकता है। हटाया जब जा उनका सकता काम हो जाए तो उनको हटाया जाए। जी। है। ओपन किचन इज द लेटेस्ट ट्रेंड कि जी, ओपन जी, जी, किचन, जी, क्या जी। ओपन किचन वास्तुतः पुराने समय में इसको अच्छा नहीं माना जाता था और ग्रंथों में भी मना किया गया है कि बनता हुआ खाना बाहर के लोग ना देखें। लेकिन आजकल तो घर में कोई आते नहीं है। आजकल तो हम खुद ही घर में कम रहते हैं। तो आज का जो परिवेश है, उसमें ओपन किचन बनाने में कहीं कोई समस्या नहीं है, बशर्ते किचन की जो बाकी चीज़ें हैं, वो वास्तु के मुताबिक हो। चूल्हा है या अनाज जो भी रखा हुआ है, वो सब सही दिशा में है। तो ओपन किचन वैसे परिवार के लिए हानिकारक नहीं है, जो बहुत सामाजिक नहीं है, जहाँ बहुत सारे गेस्ट लोग का, अतिथियों का आना-जाना नहीं होता हो। ऐसे जगह ओपन किचन रखा जा सकता एक प्रश्न है, नंबर 3, नंबर 13, नंबर 31, है। जी, बहुत सारे लोग उसको उत्तम नहीं समझते हैं घरों जी, के नंबर। जी, जी। क्या इस पे कुछ वास्तुतः नहीं, कुछ वास्तु का इसमें कहीं कोई अवधारणा नहीं है, ये न्यूमरोलॉजी की अवधारणा है। और मेरे ख्याल से ये वेस्टर्न न्यूमरोलॉजी कीरो वाली जो पद्धति है, उसमें है। लेकिन यहाँ मैं कहना चाहूँगा, खुद कीरो महोदय ने इसका खंडन किया है कि जो 13 अंक है बहुत ज़्यादा अशुभ नहीं है। भले होटल्स में 13 नंबर के कमरे नहीं होते, लेकिन वास्तु में ऐसा कहीं कुछ नहीं है। तो मैं इससे बहुत ज़्यादा सहमत नहीं हूँ। आप मुझे बताइए कि नज़र का क्या रोल है वास्तु में? क्या जब कहते हैं दुकानों पे नज़र लग गई, हमारे घर पे नज़र लग गई या फैक्ट्री पे नज़र लग गई, तो क्या वास्तु से उसका कुछ निवारण है? देखिए, नज़र लगने का सीधा अर्थ है नेगेटिव एनर्जी को एक्वायर करना है। जब भी कोई बंदा, कोई मनुष्य या कोई स्थान नेगेटिव एनर्जी एक्वायर करता है, तो वही चलते फिरते भाषा में हम कहते हैं कि भाई नज़र लग गई, पनौती लग गई, वगैरह वगैरह। तो वस्तुतः देखा जाए तो इसका बहुत बड़ा सेक्शन जो है अंधविश्वास से भी जुड़ा हुआ है। तो उसमें तो मैं नहीं जाऊंगा, लेकिन इतना निश्चित है कि पॉजिटिव एनर्जी गेन करने वाले जितने भी उपाय हैं, वो सारे के सारे नेगेटिव एनर्जीज को दूर करते हैं। जैसे पूजा पाठ है, हवन है, नींबू मिर्च लगाने की परंपरा हमारे देश में अलग अलग इलाकों में है। फिटिकरी लोग बांधते हैं। पीली सरसों है, पीली सरसों को भी काफी शक्तिशाली माना जाता है। पीली सरसों को मंत्र से अभिमंत्रित करके उसका होम करना या उसे बिखेरना, उससे भी नेगेटिव एनर्जी जाती है। इसके अलावा अलग अलग इलाकों में पारंपरिक रूप से बहुत सारी विधियां हैं, जिन्हें सामान्यतः लोग तो अंधविश्वास समझते हैं, लेकिन कुछ न कुछ सबके पीछे रहस्य है। देखिए, अंधविश्वास और वैज्ञानिकता के बीच की जो लकीर होती है ना, बहुत धुंधली होती है। हम हो सकता है उसमें कोई वैज्ञानिकता हो, हम उसकी व्याख्या नहीं कर पा रहे हो, लेकिन ऐसे बहुत सारे उपाय हैं जो नेगेटिव एनर्जीज को, नजर लगने को दूर करते हैं। क्योंकि नजर लगने की सच्चाई तो बहुत पुरानी है, सभी सभ्यताओं में। और अंग्रेजी के पुराने नॉवेल्स वगैरह में भी हम ऐसे बहुत सारे प्रसंग पाते हैं कि नजर लग गई, भूत प्रेत ने पकड़ लिया, या किसी की कुदृष्टि लग गई। तो इसमें सच्चाई है और इसके पीछे कुछ न कुछ वैज्ञानिकता है। ये वास्तु से ठीक किया जा सकता है? हाँ, किया जा सकता है। मतलब उसके उपाय है असल वास्तु में? में वास्तुशास्त्र के जो ग्रंथ हैं, उसमें ऐसे झाड़ फूक संबंधित कहीं कोई रेफरेंस नहीं है। ये सब बाद में जो है वो जुड़ते चले गए।
क्योंकि ये एक ऐसी विद्या है वास्तुशास्त्र जो लगातार विकास इसका हो रहा है। जैसे जैसे समय बदल रहा है, जैसे जैसे नए चीजें हमारी सभ्यता में शुमार हो रही है, वैसे वैसे हमारे तरीके भी नए नए विकसित हो रहे हैं। तो ये बहुत एक विकास माने कि ये समझिए एक यूनिवर्स की तरह है। किसी वैज्ञानिक कहते हैं कि भाई यूनिवर्स अभी हमारा बढ़ रहा है, हिमालय बढ़ रहा है, तो वास्तुशास्त्र भी बढ़ने के क्रम में है। और आने वाले दशकों में, आने वाली शताब्दियों में जैसे जैसे हमारी सभ्यता बदलेगी, वास्तुशास्त्र भी अपना रुख बदलते जाएगा। शस्त्रों से रिलेटेड एक क्वेश्चन है कि बहुत जी सारे लोग घरों में तलवारें, बंदूकें, जी मरे हुए जानवरों की फोटो जी जी। महाराजा लोग लगाते थे। लगाते थे जी। अब बहुत ट्रेंड है कि स्टफ्ड एनिमल्स और जी। बंदूकें, हम्म। डिजाइनर गन्स, जी। डिजाइनर कुल्हाड़ियां, हम्म। ये सब लगाते हैं। क्या जी। ये वास्तुतः उचित है? सामान्य रूप से घर में जो नुकसानदायक जो पदार्थ है, जैसे हथियार है, जानवरों की तस्वीरें हैं, मरे हुए जानवरों की मुखौटे हैं, खाले हैं, वे चीजें अशुभ मानी जाती हैं। लेकिन जिस समाज की जो परंपरा होती है और उस परंपरा में जिस चीज को शुभ या पवित्र माना जाता है, तो उससे संबंधित वस्तु को रखने में कहीं कोई वास्तुशास्त्र समस्या नहीं है। जैसे हमारे यहाँ क्षत्रियों के यहाँ हथियार शस्त्र पूजा होती थी, अभी भी होती है। तो कोई क्षत्रिय अपने घर में शस्त्र एक निर्धारित स्थान पे रखे तो उसके लिए वो अशुभ नहीं है। योद्धा वॉरियर लोग हुए। उसी तरह जो हमारी सिख परंपरा है, वहाँ भी जो पंच मकार ककार की जो अवधारणा है, तो वहाँ शस्त्रों को काफी पवित्र माना जाता है। विशेषकर कृपाण है, खड्ग है, उसका अपना एक इतिहास रहा है। तो अगर कोई सिख परिवार अपने यहाँ इन चीजों को काफी पवित्रता के साथ रखता है, तो उसके लिए वो शुभ है। लेकिन एक आम आदमी जो योद्धा नहीं है और जो लड़ाका प्रकृति का भी नहीं है, अगर वो ऐसी चीजों को रखे तो उसके लिए वो चीज अशुभ है। तो ये हमारी पृष्ठभूमि, हमारी मान्यता, हमारी परंपरा और किस क्षेत्र से हम जुड़े हैं, उससे बहुत ये निर्भर करता है। शिकारी अगर अपना गैलरी बना ले और मरे हुए जानवरों की खालें और रेंडियर की वो जो सींग वगैरह रखे, तो उसके लिए वो बढ़िया है, क्योंकि उसके रुचि का चीज है। लेकिन हाँ, वो अपने बेडरूम में ना लगाए, वो अपने रहने वाले स्थान में इन चीजों को ना रखे। अगर बहुत शौक है ऐसी चीजों को कलेक्ट करने का, तो आप अलग से गैलरी डेवलप कर, अपने ही घर में एक इलाका विकसित कर लीजिए जहाँ पे ऐसी चीजों को कलेक्ट कर सके। मिरर से रिलेटेड एक क्वेश्चन आता है कि जी बेड के सामने मिरर नहीं होना हाँ चाहिए। हाँ हाँ हाँ। मिरर की जी कोई लोकेशन वास्तुतः जी कुछ है जी। ऐसी जो? देखिए, मिरर से संबंधित बहुत सारी मान्यताएं हैं और बहुत सारी परस्पर विरोधी मान्यताएं भी हैं, क्योंकि वास्तुशास्त्र में रिमेडी के तौर पे भी मिरर का इस्तेमाल होता है। जो दिशाएं कम पड़ती हैं, कट गई हैं, उन्हें भी मिरर लगा के दूर करने का उपाय हमारे यहाँ है। इसके अलावे मिरर को वायु कोण, जो नॉर्थ वेस्ट का जो इलाका है, मिरर को चंद्रमा माना गया है। एस्ट्रोलॉजी में मिरर मून को रिफ्लेक्ट करता है और जो नॉर्थ वेस्ट है वो मून प्लैनेट से संबंधित है। नॉर्थ वेस्ट में मिरर लगाना सबसे बढ़िया है। लेकिन ऐसा माना जाता है कि मिरर जिस भी डायरेक्शन में रहेगा उस डायरेक्शन को बढ़ा देगा, तो ईस्ट या नॉर्थ में मिरर रखना उसके बाद सबसे उचित है। उचित माना जाता है। बेडरूम में मिरर ऐसे स्थान पे लगाना चाहिए ताकि सोते समय मिरर में हमारा अक्स जो है वो रिफ्लेक्ट ना करे। साथ ही जब भी हम किसी कमरे में प्रवेश कर रहे हैं, घुस रहे हैं, इंटर कर रहे हैं, तो सामने मिरर ना रहे, इसका ध्यान रखना चाहिए। क्या मिरर को कवर्ड रखना उचित है? बिल्कुल, अगर बेडरूम में मिरर आप रख रहे हैं तो उसको कवर्ड या तो पर्दे से ढक के या उस तरीके से डोर बना के आप उसको रख सकते दरवाजे के हैं। पीछे, दरवाजे के पीछे रख दरवाजे के सकते, पीछे रख मिरर रखना सकते उचित है। हैं। जी, नहीं दरवाजे के पीछे नहीं, लेकिन अगर जो आपका ड्रेसिंग है जो मिरर बना हुआ है, उस पे आप पर्दा दे के या उसमें डोर बना के उसको ढक सकते हैं। एक लाफिंग बुद्धा पे बहुत गिफ्ट्स आते हैं, फेंग शुई से जी रिलेटेड जी जी बहुत है, जी टर्टल एक जी। बहुत, क्या ये वास्तुतः? नहीं, बिल्कुल सही सवाल है। अब से कुछ साल पहले, दशक भर पहले तो फेंग शुई का बहुत जोर था, अभी भी है। मेट्रोस में तो विशेषकर फेंग शुई ये अलग विद्या है, ये चीन का वास्तुशास्त्र है और रिमेडी पर बहुत काम करता है। मुझे तो लगता है कि इसमें चीन का बाजारवाद भी बहुत काम कर रहे हैं इन चीज़ों को बाजार में लाने में। लाफिंग बुद्धा रखने में कहीं कोई समस्या नहीं है, क्योंकि लाफिंग बुद्धा की जो आकृति है वो हमारे कुबेर देवता की तरह है, वैसे ही मोटे, वैसे ही मोटे ताजे। तो
लाफिंग बुद्धा ही नहीं, फेंग शुई के जितने भी आइटम्स हैं, माना जाता है कि गिफ्ट करना बढ़िया है। गिफ्ट में मिले तो अच्छा है, और गिफ्ट देना भी अच्छा है, ऐसा ही है। टर्टल्स भी वैसे हाँ कहते हैं, वो टर्टल, हाँ क्रिस्टल टर्टल, टर्टल्स या बिल्कुल, हाँ ग्लास हाँ, टर्टल्स जो जी होते हैं, जी जी, वो भी उचित हैं देना वास्तुतः? हाँ बिल्कुल, अब दे सकते हैं। लेकिन देखिए फेंग शुई में मेरा ये कहना है कि जो भारतीय वास्तुशास्त्र की मुख्य धारा में फेंग शुई नहीं है, कुछ तत्व तो इसमें आ गए हैं, क्योंकि सजावटी है, सजावट के दृष्टि से फेंग शुई के चीज बड़े अच्छे लगते हैं। इसलिए विशेषकर जो इंटीरियर वाले लोग हैं और जो थोड़े बहुत वास्तु का भी सुझाव देते हैं, वे इन चीजों को सुझाव देते हैं, लगवाते हैं। लेकिन इनका वास्तु में बहुत बड़ा बदलाव आ जाता है, ऐसा मैं नहीं मानता। लेकिन आप रखने में कहीं कोई समस्या इसमें नहीं। बहुत अच्छा लगा, आपने अपना समय दिया, हमने जी बहुत सारे विषय हमसे छूट गए, जी जिन पे हम अगली बार विषय आपसे ज़रूर जानेंगे। जी, बिल्कुल बिल्कुल। और आप सभी लोगों से ये बहुत बहुत अनुरोध है, हाथ जोड़ के मेरे, कि आपके जो भी कमेंट हो, आपको जो भी अच्छा लगता हो, वो आप कृपया कर ज़रूर लिखें। हम आपके माध्यम से आपके विचार इन पे पुट अप करेंगे और नेक्स्ट टाइम कोशिश करेंगे कि आपको फिर से बुलाएँ और फिर से इन सारे प्रश्नों के उत्तर जो आप हमें हमें कहेंगे पूछने, हम इनसे पूछेंगे। देवेंद्र जी, बहुत-बहुत धन्यवाद जी, आपका। आपका भी धन्यवाद। आप सबों का बहुत-बहुत धन्यवाद। अपेक्षा करता हूँ कि आप सब अपने सुझाव हमें नीचे लिख के दें और आपको फिर से आमंत्रित करेंगे। जी बिल्कुल, बहुत बहुत-बहुत खुशी हुई। धन्यवाद।